हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम आपके लिए हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार लेकर के आ रहे हैं। इसी में एक क्वेश्चन जो टेल के तौर पर इस्तेमाल होगा वो ये होगा कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट से अकेले कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बल्कि उसके साम्राज्य विस्तार के साथ इसको जोड़ करके और एक टेल के तौर पर क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके साम्राज्य विस्तार में ही हम ये बात आपको बताएंगे। सबसे पहले हर्षवर्धन के संदर्भ में एक इंट्रोडक्शन हम लोगों को लिखना है, और इंट्रोडक्शन में हम लोग ये लिखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो महान शासक हुए उन महान शासकों में से एक हर्षवर्धन भी था, जिसने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, अपने छोटे से राज्य थानेश्वर को, जो उसको विरासत में मिला था, पुष्यभूति वंश से संबंधित था थानेश्वर, राजधानी उसकी। तो एक छोटे से राजवंश को, जो कि राजधानी थानेश्वर रखता था, उसको एक विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट किया। और गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद जो राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी, उस राजनीतिक एकता को एक बार फिर उसने एक विशाल क्षेत्र पर कायम करने का काम किया। और साथ ही साथ हर्षवर्धन के समय में भारत का जो राजधानी था उसने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया, या यूं कहें हम लोग कि हर्ष से पहले या गुप्त काल तक पाटलिपुत्र का जो महत्व भारत की राजनीति में होता था, उत्तर भारत के इतिहास में होता था, अब वो स्थान कन्नौज ने हर्षवर्धन के समय में ले लिया, जब हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। और फिर ये कन्नौज अगले 600 वर्षों तक उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर के सामने आया। और बात्य काल में आपको पता भी होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष भी कन्नौज को लेकर के ही हुआ था। क्या तो हर्षवर्धन के राज्याभिषेक के बाद आपको ये भी पता ही होगा कि हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कितनी विपरीत परिस्थितियों में हुआ था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, भाई को मार दिया गया था, बहनोई को मार दिया गया था, बहन लापता थी, उम्र हर्षवर्धन का मात्र 16 साल था। तो विपरीत परिस्थितियों में उसने राज्याभिषेक हासिल किया था या राज्याभिषेक करवाया था। उसके राज्याभिषेक से पहले ही अनेक महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हो चुका था, जिसमें से मालवा में देवगुप्त का शासन और गौड़ में शशांक का शासन। गौड़ मतलब कि बंगाल का गौड़, ठीक है, जिसकी राजधानी कर्णस्वर्ण थी। तो इन स्थानों पर उसके राज्याभिषेक से पहले ही इन महान राजवंशों का तथाकथित तौर पर उदय हो चुका था। और ये मालवा का देवगुप्त और गौड़ का शशांक, ये हर्षवर्धन के पारिवारिक शत्रु थे, क्योंकि इनके द्वारा ही इनके बहनोई और भाई की हत्या भी की गई थी। तो इनसे बदला लेना भी हर्ष के जिम्मे में एक बड़ा काम था। हर्ष एक महान विजेता तो था, लेकिन उसके विजय अभियानों की जो जानकारी के स्रोत हैं वो बड़ा ही सीमित हैं, जिसमें मुख्य रूप से उसके अभिलेखों की बात होती है। हर्षवर्धन के अभिलेख की बात करें तो मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख ये मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा बाणभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित्र और जो ह्वेनसांग का विवरण है सीयू की, उससे ही हर्षवर्धन के विजय अभियानों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। हालांकि हर्ष के विजय अभियानों का कोई सही तिथि क्रम नहीं मिल पाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से तो मिलती है, लेकिन उसमें भी डेट्स मेंशन नहीं है। तो यहाँ भी उसके अभिलेखों में या ह्वेनसांग के विवरण में या फिर बाणभट्ट के विवरण में जो हर्षचरित्र में सामने आया है, उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों का सही डेट नहीं मिलता है। ह्वेनसांग बताता है कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के 5 देशों, उस समय राज्य के लिए देश शब्द का ही इस्तेमाल हुआ था, इसको हम अपने तरीके से याद करते हैं पकम्बो। P फॉर पंजाब, K फॉर कन्नौज, M फॉर मिथिला, B फॉर बंगाल, जिसको कि हम लोग गौड़
राजवंश के साथ जोड़ के देख सकते हैं, और O4 उड़ीसा। इन राज्यों को उसने जीतने का काम किया था, ऐसा ह्वेनसांग बताता है। ह्वेनसांग ये भी बताता है कि उत्तर भारत के इन 5 देशों या राज्यों को हर्ष ने अपने राज्याभिषेक के प्रथम 6 वर्षों में, तो हर्ष का राज्याभिषेक 606 में हुआ था, प्रथम 6 वर्षों में मतलब कि 612 के दौरान ही इन विभिन्न देशों या राज्यों को हर्षवर्धन ने जीतने का काम किया था। ये जानकारी ह्वेनसांग के द्वारा दी जाती है कि इनको जीता। हम बोर्ड पर इन चीजों को, जो इंपॉर्टेंट जगह है उसको हम दिखा भी रखे हैं। बाद में बाणभट्ट हर्षवर्धन के इन जीत में कुछ और क्षेत्रों को भी शामिल कर देता है, जिसमें कि सिंध की बात की जाती है कि उसने सिंध को भी जीता, ये वाला एरिया इधर, ठीक है। उसने नेपाल को भी जीता और साथ ही साथ हिमधवल प्रदेश को भी जीता। हिमधवल प्रदेश मतलब कि हिमालय वाला क्षेत्र को भी जीता। ये बात बाणभट्ट के द्वारा की जाती है। तो इन क्षेत्रों पर भी ये मान लिया जाए कि हर्षवर्धन का साम्राज्य का विस्तार हो रखा था। राज्यवर्धन जो उसके भाई थे, उनका बदला लेने के लिए गौड़ पर अभियान करना हर्ष का एक प्राथमिक उद्देश्य था। लेकिन गौड़ पर या शशांक के विरुद्ध अभियान करने से पहले हर्षवर्धन ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सबसे पहले कामरूप के शासक, कामरूप मतलब कि असम, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा पर अपना प्रभाव जमाया। बाद में इन दोनों के बीच में मतलब कि हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा के बीच में एक संधि हो गई। ये मित्रतापूर्ण संधि दोनों के हित में था। दोनों के हित में इसलिए था क्योंकि शशांक के विरोधी भास्कर वर्मा भी थे और हर्ष का तो शशांक पारिवारिक दुश्मन था ही। तो फिर भास्कर वर्मा से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके दोनों ने मिल करके और शशांक की राजधानी या गौड़ की राजधानी कर्ण स्वर्ण पर अभियान किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शशांक के खिलाफ हर्षवर्धन को शशांक के जीवित रहते सफलता नहीं मिली थी। शशांक के मरने के बाद ही संभवतः उसने गौड़ के राजधानी को जीतने का काम किया था। खैर, इसके बाद जब उसने यहां पर अभियान किया, शुरुआत में उसको सफलता नहीं मिली, तब उसने मालवा के देवगुप्त, ये देवगुप्त जो था ये भी पारिवारिक शत्रु था और शशांक के साथ मिलकर के ही इसने इनके भाई की हत्या की थी, उनके बहनोई की हत्या की थी। तो हर्ष ने देवगुप्त के खिलाफ मालवा पर चढ़ाई किया और देवगुप्त को अपने अधीनता में लाने के लिए उसने बाध्य कर दिया। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन ने 641 में, ये बाद की तारीख का है लेकिन साथ में हम लोग कर लें, 641 में मगध पर भी जीत दर्ज किया और वहां पर जीत दर्ज करने के बाद मालवा के शासक देवगुप्त को, जिसको कि हर्षवर्धन पहले हरा चुका है, मालवा के शासक देवगुप्त के पुत्र माधवगुप्त को अपनी अधीनता में मगध का राजा बनाया या मगध का प्रशासक बनाने का काम उसने मालवा के देवगुप्त के पुत्र माधवगुप्त के अधीन किया। मतलब कि शासन की जिम्मेदारी मगध पर उसने माधवगुप्त को दे दी। चीनी स्रोत जो है वो ये बताते हैं कि उन चीनी स्रोतों में हर्ष के लिए मगध राज शब्द का प्रयोग किया गया है, या यूं कहें सीधे शब्दों में कि चीनी स्रोतों में हर्ष के लिए मगध राज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये था कि हर्षवर्धन ने मगध पर भी जीत दर्ज की थी और इस बात की पुष्टि चीनी स्रोतों से हो जाती है। हर्षवर्धन ने सिर्फ पाटलिपुत्रा को ही नहीं जीता बल्कि नालंदा पर भी उसने जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद उसने नालंदा में कांसे का, ब्रॉन्ज का एक विहार बनवाया। इसके अलावा नालंदा महाविहार, जहां की विश्वविद्यालय चल रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय को उसने 100 गांव 100 विलेजेस दान में दिए, सो दैट कि उसका जो खर्चा वर्चा है वो चलाया जा सके।
फैजाबाद मतलब उत्तर प्रदेश अयोध्या वाला एरिया, फैजाबाद के पास गिद्धौरा एक जगह है और गिद्धौरा से हर्षवर्धन के काल के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों की प्राप्ति से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि अयोध्या पर भी हर्षवर्धन ने जीत अपना दर्ज किया था। जबकि उत्तर प्रदेश के प्रयाग की बात करें तो प्रयाग में उसने महामोक्ष परिषद दानोत्सव जैसा काम जो था वो करने का काम किया था। तो प्रयाग में उसने सम्मेलन का आयोजन किया था, वो स्वतः इस बात की पुष्टि करता है कि प्रयाग पर उसका कब्जा था। गिद्धौरा से उसके सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं। नालंदा, जैसा कि मैंने बताया कि कांसे का विहार बनवाया, नालंदा विश्वविद्यालय को उसने 100 गांव दान में दिए। मगध राज चीनी स्रोतों में जानकारी मिलती है 641 में संभवतः उसने मगध को जीता। माधवगुप्त जो देवगुप्त का पुत्र था उसको वहां पर प्रशासक बनाया। तो इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों पर हर्षवर्धन का पकड़ था या उन पर उसने जीत दर्ज करके अपने साम्राज्य में कन्वर्ट करने का या मिलाने का काम किया था। हर्षवर्धन के राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में बल्लभी एक शक्तिशाली राज्य था। बल्लभी गुजरात में हर्षवर्धन के राज्य की सीमाओं पर पश्चिम में बल्लभी एक महत्वपूर्ण राज्य था जो अत्यंत ही शक्तिशाली था। और ऐसी स्थिति में अपने राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य को ऐसे ही छोड़ देना राज्य के लिए किसी भी समय में खतरे का घंटी बज सकता था या राज्य को हानि पहुंच सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने बल्लभी पर आक्रमण का निर्णय किया। बल्लभी पर आक्रमण के पीछे उद्देश्य ये भी था कि अगर बल्लभी पर आक्रमण करके उसको जीत लेता है तो गुर्जर प्रतिहारों और साथ ही साथ चालुक्यों को अपने अधीन कर पाना हर्ष के लिए आसान हो जाता। लिहाजा उसने बल्लभी पर अभियान किया, बल्लभी को जीता, उसको अपने नियंत्रण में लाया। लेकिन बाद में बल्लभी के साथ उसने मित्रतापूर्ण संधि की और बल्लभी के राजा ध्रुवसेन सेकंड के साथ, ध्रुवसेन सेकंड यहां पर हम लिख भी दें ताकि आपको याद रहे, ध्रुवसेन सेकंड के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह करके एक प्रभावशाली शासक को अपने साथ जोड़ने का काम किया। अब जब देखिए कि यहां पर बल्लभी को उसने जीत लिया तो नर्मदा के इस तरफ चालुक्यों का राज्य है, ठीक है। अब चालुक्यों का राज्य है तो जब बल्लभी को उसने जीत लिया तो अब चालुक्यों का राज्य है और वहां पर शासक है पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन सेकंड भी हर्षवर्धन के समान ही महत्वाकांक्षी शासक था। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच, चूंकि अब इनका बॉर्डर ऑलमोस्ट एक जगह हो चुका था, तब इन दोनों के बीच में युद्ध जो था ये अनिवार्य हो गया। कहा जाता है कि संभवतः हर्ष का पुलकेशिन सेकंड के साथ युद्ध 630 के बाद हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मैंने शुरुआत में बताया था कि जो भी उसके विजय अभियानों की जानकारी के स्रोत हैं, अभिलेख, हर्षचरित और फिर ह्वेनसांग का विवरण, उसमें डेट का उल्लेख स्पष्ट तौर पर नहीं है। तो कहा जाता है कि बल्लभी पर जीत के बाद अब चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड के साथ उसका संघर्ष अपरिहार्य हो गया था, अनिवार्य हो गया था। अब इसको टाला नहीं जा सकता था क्योंकि हर्ष भी अपना साम्राज्य दक्षिण की ओर ले जाना चाह रहा था और पुलकेशिन सेकंड भी महत्वाकांक्षी शासक था। लिहाजा इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में हर्ष को जीत नहीं मिलती है। हर्ष को जीत नहीं मिलती है और हर्षवर्धन के साम्राज्य का जो दक्षिणी सीमा है वो नर्मदा नदी तक सिमट करके रह जाता है। तो यहां पर जो पूरा ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये हर्ष के द्वारा जीता गया है। बाणभट्ट ये बताते हैं कि हर्षवर्धन ने सिंध को भी जीता था, लेकिन अन्य कोई स्रोत इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि हर्षवर्धन ने सिंध को भी जीता था। साथ ही साथ बाणभट्ट ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि हर्षवर्धन ने
किसी तुषार धवल प्रदेश से कर संग्रह करने का काम किया था, कर लेने का काम किया था, लेकिन ये जो तुषार धवल क्षेत्र है इसकी वास्तविक रूप से पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है, धवल मतलब सफेद, और इससे अनुमान कहीं ना कहीं लगाया जाता है कि संभवतः हिमालय वाला ये जो एरिया होगा उसको संभवतः जीता होगा, लेकिन तुषार धवल शब्द स्पष्ट तौर पर कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, तो खैर ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा वेनसांग ने यह भी बताया है कि हर्षवर्धन ने कश्मीर से भगवान बुद्ध का दांत अपने पास मंगवाया, या कश्मीर से उसने जबरन जहां की भगवान बुद्ध का दांत था उसको अपने पास मंगवाया और फिर उसको कन्नौज में स्थापित किया। इसका मतलब ये कि हर्षवर्धन ने कश्मीर पर भी अपना दबदबा बनाया, कश्मीर पर भी उसने अधिकार करने का काम किया। बाणभट्ट नेपाल पर चढ़ाई की भी बात करते हैं, लेकिन नेपाल पर चढ़ाई किया गया था या नहीं किया गया था, इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। हर्षवर्धन ने अपना अंतिम अभियान उड़ीसा के कोंगोंडा पर किया था। इसका मतलब कि उड़ीसा पर भी उसका प्रभाव था, उसका जीत का क्षेत्र उड़ीसा में भी पहुंचा हुआ था। और उड़ीसा के बौद्ध विद्वान जयसेन की विद्वता से प्रभावित होकर के ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने उनको खुश होकर के 80 गांव दान में देने का काम किया था। खैर, तो उड़ीसा पर भी हर्षवर्धन का अधिकार था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोंगोंडा पर आखिरी अभियान भी किया गया था। तो ये तमाम क्षेत्रों पर अधिकार करके, अभियान करके हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। दरअसल हर्ष के विषय में बताने का काम मुख्य रूप से जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है बाणभट्ट के द्वारा और किया जा रहा है ह्वेनसांग के द्वारा। और इन दोनों ही विद्वानों को चूंकि हर्ष ने संरक्षण देने का काम किया था, इसलिए ये कहा जाता है कि इन दोनों विद्वानों ने हर्ष के साम्राज्य को बढ़ा चढ़ा करके बताने का काम किया है। तो उसके साम्राज्य को लेकर के विद्वानों में कोई एक मत नहीं है। इसी क्रम में एक विद्वान है, उनका नाम है डॉक्टर आर के मुखर्जी। तो डॉक्टर आर के मुखर्जी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है कि हर्षवर्धन का जो प्रत्यक्ष प्रभाव वाला या प्रत्यक्ष जो क्षेत्र था, जो डायरेक्टली उसके कंट्रोल में था, जिस पर उसने जीत दर्ज की थी, वो जो एरिया था वो संकुचित था, वो थोड़ा था, लेकिन हर्षवर्धन का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा था। ऐसा बात डॉक्टर आर के मुखर्जी कहते हैं। ठीक है, वेनसांग ये भी कहते हैं कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंतर्गत अयोध्या था, कौशाम्बी था, श्रावस्ती था, बनारस था, प्रयाग था, कपिल वस्तु थी, कुशीनगर था, ये सारे उसके अधीन थे। इसके अलावा जो प्रयाग में हर्षवर्धन दानोत्सव करता था प्रत्येक 5 वर्ष में, उस दानोत्सव में 18 अधीन राजाओं ने भाग लिया था, इस बात का भी उल्लेख वेनसांग करता है। तो प्रयाग की सभा में जिन 18 अधीन राजाओं ने भाग लिया था, ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि वो बिल्कुल अधीन थे या उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। तो 18 राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें चंपा था, ताम्रलिप्ति थी, कामरूप था, पुंड्रवर्धन था, ठीक है, मथुरा, उड़ीसा, जालंधर, उत्तरी कश्मीर, इन तमाम जगहों के जो राजा थे वो राजा भी यहाँ पर इस दानोत्सव में प्रयाग के शामिल हुए थे, जिससे इस बात का मतलब कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण होता है कि संभवतः ये इनके प्रभाव क्षेत्र में मौजूद थे। तो हर्ष का एक विशाल साम्राज्य कायम किया गया। और जैसा कि अब इसके बाद अगर हम लोग इनके साम्राज्य को कंक्लूड करें तो हम लोग ये बताएंगे कि जैसा कि रवि कीर्ति मतलब कि पुलकेशिन सेकंड के दरबारी रवि कीर्ति ने ए होल प्रशस्ति में हर्षवर्धन के लिए शकलोत्तर पथनाथ शब्द का
उल्लेख किया है, उनको शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि दी है। इसका मतलब यह है कि नर्मदा के ऊपर संपूर्ण उत्तर भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य था। और ये देखिए, ये साम्राज्य हम फिर से दोहरा रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन था और साथ ही साथ ये जो कश्मीर वाला एरिया है, जिसके विषय में कहा गया कि यहां से हाथी का दांत मंगवाया गया और कन्नौज में स्थापित किया, ये सब एरिया उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। दरअसल शुरुआत में हर्षवर्धन का राज्य जो था वो अत्यंत ही छोटा था, जिसमें मुख्य रूप से थानेश्वर, कन्नौज और आसपास के क्षेत्र शामिल थे। लेकिन वक्त के साथ हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को विशालता प्रदान करने का काम किया और धीरे धीरे अपनी छोटी सी राजधानी जो थानेश्वर में था उसको बढ़ाने का काम किया और थानेश्वर के स्थान पर बाद में उसने कन्नौज को राजधानी बनाई और कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन गया। और इसका इस दौर में महत्व वही हो गया जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में कभी पाटलिपुत्रा का होता था। और जब ये कन्नौज राजधानी बनी तो आगामी 600 वर्षों तक ये मुख्य केंद्र बिंदु के तौर पर उत्तर भारत की राजनीति में बना रहा। तो ये हर्ष का साम्राज्य विस्तार, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कहा था कि ये क्वेश्चन टेल के तौर पर ये जोड़ता है कि क्या वो अंतिम हिंदू सम्राट था। अब इस बात के लिए कोई अलग से पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब उसमें हम लोग क्या लिखेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम लोग इसको साफ कर दें, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, शुरुआत में, और ये मैप पर ये जगहों को आप शो कर दीजिएगा। अब देखिए हम लोग कि क्या हर्ष अंतिम हिंदू शासक था। तो अनेक इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि हर्षवर्धन जो था वो प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1206 जहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, ठीक है। तो 1206 के पश्चात चूंकि मुस्लिम सत्ता जो थी वो केंद्रीय रूप में स्थापित हो चुकी थी, मतलब कि मुख्य रूप से अब उनका साम्राज्य स्थापित हो गया था। इसी कारण से अंतिम हिंदू सम्राट की उपाधि भी हर्ष को प्रदान की जाती है। अगर हर्ष के साम्राज्य को देखें, जब भी हम लोगों ने देखा, तो हर्ष के साम्राज्य में हम लोग पाते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग उत्तर भारत को या लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को उसने एकीकृत किया और उसका राज्य जो था एक विशाल साम्राज्य की भांति था। ऐसी स्थिति में उसको, मतलब कि हर्षवर्धन को सम्राट की उपाधि दी जा सकती है। यहां तक तो बात सही है, लेकिन इस संदर्भ में एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि हर्षवर्धन के बाद के शासक, मतलब कि हर्षवर्धन के परवर्ती काल में भी कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अगर ऐसे शासकों में हम नाम जोड़ें तो मालवा का यशोवर्मन, कश्मीर के ललितादित्य, प्रतिहार वंश के मिहिर भोज, इन लोगों का जो साम्राज्य था वो अत्यंत ही विशाल था। और इन सभी शासकों का जो शासन था वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हर्ष के शासन के दौरान जो साम्राज्य का निर्माण हुआ था उसके बराबर या उससे कहीं विस्तृत था। ऐसी स्थिति में इन शासकों का भी उल्लेख सम्राट के तौर पर किया जा सकता है। अगर सिर्फ विशाल साम्राज्य के आधार पर, जो कि हर्ष ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्थापित कर रखा था, उस आधार पर उनको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा रहा है, तो हर्ष से बड़ा साम्राज्य मालवा के यशोवर्मन का है, प्रतिहार वंश के मिहिर भोज का है, कश्मीर के ललितादित्य का है, मतलब उनके बराबर या उनसे कहीं बड़ा राज्य। ऐसी स्थिति में इनको भी सम्राट कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो इन तर्कों के आधार पर हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने हर्ष का जो उल्लेख है, उसका जो साम्राज्य विस्तार है, उसकी जो विजय है, उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने का काम किया है।
व्यवस्था उनके द्वारा जो प्रस्तुत की गई, जो बातें उनके द्वारा कही गई, वो निश्चित तौर पे अतिरंजित लगती है। और रीजन भी हम आपको बताए थे कि चूंकि हर्ष के राज्य की जानकारी देने का काम मुख्य रूप से बाणभट्ट और ह्वेनसांग जैसे विद्वान करते हैं, जो कि हर्ष के संरक्षण में थे, इसीलिए मुख्य परीक्षा के दौरान ये कह पाना कि वो अंतिम हिंदू सम्राट था, ये उचित नहीं होगा। प्रिलिम्स के दृष्टिकोण से ये बात सही है कि हर्ष को मान लिया जाता है कि वो अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन तार्किक तौर पर ये बात नजर नहीं आती है कि वो अंतिम हिंदू सम्राट था। चलिए, हर्षवर्धन में सिर्फ इतना ही। हर्षवर्धन के सांस्कृतिक उपलब्धि आपने देख रखा होगा। हर्षवर्धन को देखने के बाद जितना सारा वीडियो हम आपको एंशिएंट में और मेडिएवल में दिए हैं, अगर पर्टिकुलरली हिस्ट्री की बात करें तो कमोबेश जितना मैंने लक्ष्य बनाया था उतना हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर चुके हैं। चलिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और बात के साथ। धन्यवाद।